हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो एक बार फिर से हम आपके साथ हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो आर यू रेडी फॉर इट? स्टार्ट करें, चलिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। बेसिक की मैजिक है ये, जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उस बिल्डिंग ब्लॉक को बच्चे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, राइट। उस एटम का एक सेंटर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के तीन फ्रेंड हो गए, तीन बॉडीज हो गए, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों अपोजिट हैं और इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने का काम करता है। कई बार होता है ना, तीन फ्रेंड्स होते हैं, एक बहुत एग्रेसिव होता है, एक बहुत कूल होता है, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम ये न्यूट्रॉन कर रहा है, राइट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इनका जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। एंड मेनली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की। वो जो फ्लो है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। अब आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा कि दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दे रिपेल ईच अदर। लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो जो चार्ज है बच्चे, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल Q, और इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, तो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू फिक्स है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये वैल्यू आती है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब एक वर्ड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि कोई भी बॉडी है उस पे टोटल चार्ज कितना है वो उसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। द टोटल चार्ज acquired by a body is integral multiple of magnitude charge on a single electron, और इसी को कहा जाता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने वैल्यू अभी देखी थी। 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर से उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, वो किसकी प्रॉपर्टी है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना है, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। ये आपका क्यूरियोसिटी को चेक करने के लिए, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए मैंने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल डाला है कि करंट है 100 एम्पियर, एक सर्किट में से फ्लो कर रहा है फॉर 2 मिनट्स, टाइम इज 2 मिनट्स। तो ऐसा यूनिट में करेंगे तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स 120 सेकेंड्स। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है
जो इस सर्किट में से फ्लो करेगा। आप में से कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं आप बताइए। बाकी सारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब चार्ज की बात करने के बाद वर्ड आता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो एम्पियर वर्ड आप बहुत फेमिलियर हैं, जब करंट की बात करते हैं तो एम्पियर वर्ड हम सब ने सुना है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया करंट को समझने में। उनके बेसिस पे जो करंट की एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चों, एम्पियर, एज ए रिगार्ड, एज ए ट्रिब्यूट, ठीक है। पीईआर, एम्पियर, AMPER, याद रह जाएगा ये भी आपको। सो करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप कर सकते हैं। अब आपको दिया हुआ है बच्चे, क्या क्या दिया हुआ था, यस, आपको करंट दिया है, आपको टाइम दिया है, तो क्यू निकालना है। करंट टाइम दिया है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है। तो कब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए सर्किट, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर फॉर 1 सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए, अब कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज भी होते हैं, जैसे आपने देखा है किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन। इसी तरह करंट की कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज हैं, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा याद रखिए बच्चा कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब जो करंट का फ्लो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा बेटा। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, याद रहेगा आपको, ठीक है बच्चे। चलिए, अब ये तो हमने मूवमेंट की बात कर ली, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी आपको पता होना जरूरी है। आपने बचपन में किया होगा, जब आप एक किसी बलून को अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं और उसके बाद कुछ जो पेपर के पीसेस हैं उसके पास ले जाते हैं तो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप में से कितनों ने ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्रायल करके देखा है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई टेक्निक है, यस, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है अमीटर। वो डिवाइस है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और हमेशा आपको याद रखना है ये हमेशा सीरीज में यूज किया जाता है। अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है टू इलेक्ट्रिक सर्किट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है बच्चे। चलिए, दूसरा वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल वर्ड में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्या लिख दिया, एबिलिटी। अब डिफरेंस की बात करें, इसका मतलब दो चीजें हैं, दो एंड्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात होती है, तो ही तो डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दो पॉइंट्स, सपोज ए एंड बी, ठीक है, कि एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में या यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो उसको मूव करवाया हमने पॉइंट बी टू पॉइंट ए या पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक स्लाइड पे हैं, ये पॉइंट ए हो गया हमारा, और जब आप नीचे पहुंचेंगे तो पॉइंट बी हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पहुंचने में आपने कितना एनर्जी स्पेंड किया, टॉप से बॉटम तक जाने में आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबल V से लिखा जाता है, एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स, ए बी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा,
पॉइंट ए से पॉइंट बी में। और ये दूसरे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, अलेजेंड्रो वोल्टा, और उन्हीं के बेसिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है दैट इज वोल्ट। अब जैसे हमने एम्पियर फाइंड आउट किया था कि व्हाट इज 1 एम्पियर, आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कॉमनली वोल्टेज कहते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन हो गया W एंड Q इज चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट वोल्ट है। अब जैसे करंट को मेजर करने के लिए अमीटर है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। अमीटर को कहां पे यूज किया था हमने, अमीटर इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जहां उन दो पॉइंट्स के बीच में जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। और जो डेफिनेशन मैंने पूछी थी व्हाट इज 1 वोल्ट, इट इज द 1 volt is potential difference when 1 joule work is done to move a unit charge, means 1 coulomb of charge from point 1 to point A to point B, कि 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब ये दोनों कहां अप्लाई करते हैं, कहां हम अमीटर लगाएंगे, कहां वोल्ट मीटर लगाएंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए बच्चे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ए कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है जी, वायर चाहिए। उसके बाद बैटरी चाहिए हमें, एक प्लग की जिसको आप स्विच भी कहते हैं, जहां से हम ऑन ऑफ करते हैं, और क्या चाहिए आपको, अगर करंट को मेजर कर रहे हैं तो अमीटर। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये सेल है, बैटरी है, ठीक है। उसके बाद ये प्लग की हो गई, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, ये बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये हमारा अमीटर है। अमीटर को हमने किस में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है, पेज है, ये सारे के सारे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एक भी आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। सेल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है, यहाँ पे 3 बैटरी है। प्लग की स्विच ऑन है तो कैसा सिंबल होगा, ऑफ है तो कैसा सिंबल होगा, वायर का ज्वाइंट है तो कैसा होगा, और वो पास कर रहा है विदाउट ज्वाइनिंग तो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा कि अभी मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप मुझे बताइए इसमें से 11 में से आपको कितने आते हैं, अपना स्कोर बताइए। उसके बाद बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट की। हमने एम्पियर की बात कर ली, हमने वोल्टा की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ओम्स की, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, ओम्स लॉ। क्योंकि हमने बात करी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की, तो उन दोनों का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कि क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस 2 points, 2 ends of a wire is directly proportional to amount of current flowing through it if temperature is constant। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points of a wire is directly proportional to the amount of current flowing through it if temperature is constant। So V is directly proportional to I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, क्या लिख देते हैं, R। R is called resistance of the conductor at a given temperature। तो I is equal to V upon R। तो 3 क्वांटिटीज हैं, इनमें से अगर कोई भी 2 हमें पता हो तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना बच्चा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ओम्स लॉ का ग्राफ जब प्लॉट किया जाता है, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट
इट इज अ स्ट्रेट लाइन, कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है एट एनी पर्टिकुलर टाइम, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, चलिए। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना मीन्स अपोज करना, तो इसका मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है बेटा। ठीक है, क्यों करता है, कैसे करता है? अभी तक हमने ये देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ को एक सिंपल वर्ड से आप याद रख सकते हैं, वीर, वीर, VIR। ठीक है, याद रह जाएगा आपको कि देखिए एक कंडक्टर में क्या है, एटम है, एटम में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब कोलिजन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, तो उसकी वजह से जो स्मूथ फ्लो था इलेक्ट्रॉन्स का वो रुक जाएगा, और उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स इन द कंडक्टर। हिंडरिंग का मतलब रोकना, टू स्टॉप द स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। जो अभी तक हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टडी कर रहे थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ करंट कम होगा, बिकॉज करंट एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और सर्किट। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की ओम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये अमाउंट ऑफ करंट है, सिंबल इसका लेटर है। तो व्हाट इज 1 ओम? फिर से 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होने चाहिए कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कब कहेंगे? कि जब एक वायर के दो एंड्स के बीच में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कहलाएगा 1 ओम। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा आपको? ओके, अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। सो ये इक्वेशन निकल के आती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये फैक्टर्स है। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि हमें पता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक, तो कंडक्टर्स में क्या होगा? व्हाट इज अ गुड कंडक्टर? जिसमें से करंट का फ्लो मैक्सिमम हो, कम से कम रेजिस्टेंस हो, जैसे सिल्वर है। लेकिन कुछ में ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक के केस में होता है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने जब मिलाया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? मान लीजिए लेंथ को मान लें हम 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लें हम
1 दोनों यूनिट मान लें तो इट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, यूनिट रखें, तो वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है एंड इसकी ऐसा यूनिट है ओम मीटर। लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट नेचर पे डिपेंड करेगी कि मटेरियल किस सब्सटेंस का, किस मटेरियल का बना हुआ है और क्या टेम्परेचर है वहां पे, उस पे ये डिपेंड करती है। तो देखिए जो मेटल्स हैं, अलॉयज हैं, उनकी बहुत लो रेजिस्टिविटी होती है, so they are good conductor of electricity because हमने क्या देखा था, R become equal to rho, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक हो जाते हैं जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होते हैं। तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी कम हुई, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में उल्टा हो जाएगा, हाई रेजिस्टिविटी होती है तो करंट का अमाउंट कम होता है, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में यूज किया जाता है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और अलॉयज को हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करेंगे, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो हमेशा आप याद रखिए बेटा, जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है हाई होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, क्योंकि अलॉय ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर पे भी, इसीलिए हीटिंग डिवाइसेस में अलॉयज को यूज किया जाता है। अगेन एनसीईआरटी का पेज आपको दिख रहा है, ये कंडक्टर्स, अलॉयज और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी की रेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंसुलेटर है इसमें से, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा अलॉय है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है इस चैप्टर में आपका, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि जब दो या जो दो से ज्यादा रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसे अरेंजमेंट को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखिए क्या था, ये पहला रजिस्टर था, ये दूसरा है, तो इन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया ना हमने, इसका ये एंड और इसका ये एंड दोनों कनेक्ट कर दिया, इसी तरह इसका ये और इसका ये एंड हमने कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम रहेगा या डिफरेंट, बताइए, रिमेन सेम। ठीक है, सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर सीरीज या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, जितने भी रजिस्टर्स हम लेंगे उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होगा। तो इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। याद रहेगा बच्चे। लेकिन कुछ कहते हैं ना, कुछ फायदा होता है, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, बेनिफिट्स हैं तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि सारे के सारे अप्लायंसेस एक ही लाइन में अरेंज है, सेम करंट फ्लो उसमें से कर रहा है, तो क्या नुकसान होगा कि अगर एक अप्लायंस में, एक कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो सर्किट एकदम से बंद हो जाएगा। दूसरा, बल्ब और हीटर को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको अलग अलग अमाउंट के करंट की जरूरत है, तो प्रैक्टिकली हाउस होल्ड सर्किट्स में इसको यूज नहीं किया जा सकता। दीज आर द कॉन्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसका सॉल्यूशन भी है, यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि एंड टू एंड के बजाय कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जब कनेक्ट कर दिया जाए रजिस्टर्स को, तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये इसका एंड, ये इसका एंड, ये इसका एंड, कॉमन पॉइंट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो अब इसमें उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, करंट डिफरेंट
बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो तीनों में V1, V2, V3, R1, R2, R3 के लिए, बट करंट रिमेन सेम। ठीक है बेटा, सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम बट करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर्स। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसको यूज कहां कहां कर सकते हैं? करंट डिवाइड हो जाता है कंपोनेंट्स में, गैजेट्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो जिसको जितना चाहिए उसको उतना करंट सप्लाई हो जाता है। तो इसलिए जो हाउस होल्ड जो सर्किट्स हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर कोई सर्किट रेजिस्टिव है और कंटिन्यूअसली उसमें से हीट एनर्जी पास करते हैं, तो वो हीट की फॉर्म में दिखाई देती है, एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप आजकल तो CFL आ गए हैं, ओल्डर टाइम में अगर आपने देखा हो तो बल्ब तो होते थे और बल्ब में फिलामेंट लगा होता था, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे तो वो फिलामेंट गर्म होके और ग्लो करने लगता था। या इवन आपने हीटर्स देखे होंगे, माइक्रोवेव्स में भी इसी तरह का कंसेप्ट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब करंट पास होता है कंटिन्यूअसली थ्रू अ कंडक्टर, तो वो हीट जनरेट करता है। क्यों हीट जनरेट करता है? उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो डेवलप हो रहा है उस कंडक्टर में। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट, हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज रेजिस्टिव देन द सोर्स एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कॉज क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम रेजिस्टेंस, जो मैं आपको बता रहा था, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस थ्रू द कंडक्टर और वायर एंड ड्यूरेशन फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट एंड टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। वाइडली यूज किया जाता है, बहुत सारे हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन हैं, यूजेस हैं। ये कुछ यूजेस आप देख रहे होंगे जहां पे भी फिलामेंट हम कह सकते हैं यूज हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्यूज के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर है, बल्ब है, या इलेक्ट्रिक आयन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज में ये जो सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है थ्रू द सर्किट, तो डैमेज से बचा देता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। ठीक है, तो ये यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी समरी शीट बना लीजिए। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर कंजप्शन भी आप इसको कह सकते हैं, कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट होगा, है ना, P इज इक्वल टू VI, और V क्या होता है? IR। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, और IR क्या होता है? V। तो V स्क्वायर अपॉन R। ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी वॉट, लार्जर यूनिट किलोवाट, और कमर्शियल यूनिट जो है पावर की, बच्चों आपने घरों में भी देखा होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। सो 1 watt is the power consumed by device which carries current of 1 ampere when potential difference of 1 volt is there। ये कमर्शियल यूनिट जो मैं बता रहा था आपको, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो हमने 5 या 6 टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए बेटा, और 5 टॉपिक से मैंने न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में क्या देखना होता है आपको कि गिवन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो यहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V 6 वोल्ट, और हमें Q दिया हुआ है दैट इज 1 कूलम, राइट। अब आपको पता है और निकालना क्या, वर्क डन निकालना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है आपको। तो अगर रिलेशनशिप को आपको पता हो तो यहां से आप वर्क डन इजीली निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू QV, Q कितना है आपका 1 कूलम, V कितना है 6 वोल्ट, तो वर्क डन कितना आ गया आपका 6। वर्क डन की यूनिट बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, यस जूल, तो वर्क डन विल बी 6 जूल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक मेटल वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो वही मैं जो आपको बता रहा था, आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। डायमीटर है 0.25 mm एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है रो, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर टू मेक ए रेजिस्टेंस, टू मेक ए रेजिस्टेंस 5 ओम। तो आर भी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको आर इज इक्वल टू 5 ओम। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वायर एंड हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंजेस, R1 निकालना है इफ डायमीटर इज डबल्ड। तो देखिए सिंपल सा रिलेशनशिप होता है, रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है बेटा। अब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, नहीं डायमीटर दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आपका निकल जाएगा 0.25 अपॉन 2, तो इट कम्स आउट टू बी 0.125 इंटू 10⁻³ मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा आपका पाई इंटू 0.125 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन से 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो आपका ए आ गया, तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हो। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो रो निकालना है हमें, तो 5 इंटू ये कितना है हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एल कितना है, रो कितना है, आर निकालना है एल 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 लेंथ, देन 0.8 इंटू 10⁻⁸। तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आएगा 31 पॉइंट समथिंग मीटर इसका आंसर आएगा, राइट 31 पॉइंट समथिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो कैसे आएगा। तो आर हमें दिया हुआ है, R1 हमें निकालना है, L1 हमें पता है, L2 इज इक्वल टू 2L हो गया, जो L1 था उसका डबल हो गया, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो जहां पे भी आप लोगों को कंफ्यूजन लगे आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 4, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस,
ठीक है बच्चे, याद रहेगा, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है ये। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड क्रॉस अननोन रजिस्टर, करंट दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? आर निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, 2.4 मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर को किस में चेंज कर देंगे आप? एम्पियर में चेंज कर देंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। तो आर इजिकल टू वी अपॉन ए होता है, वी अपॉन 2.5 वी आई सॉरी इंटू 10⁻³ तो ये क्या आ जाएगा? 120 अपॉन 25। तो आप कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया, कैलकुलेशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सर्किट डायग्राम बनाना है। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। 3 रजिस्टर्स दिए हैं, 3 सेल्स दिए हैं 2 वोल्ट के, और प्लग की है और सीरीज में जोड़ना है। सीरीज का तो सबसे इजी होता है बेटा मेरे। क्या क्या है? 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। एक अमीटर लगा दो। ठीक है, अमीटर हालांकि दिया नहीं है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद प्लग की, ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये होगा। और 3 सेल्स हैं तो 2 3, तो 2 वोल्ट ही तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई आपकी। ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, दैट्स इट। 2 मार्क्स आपको मिल गए। बताओ इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। बस हमें थोड़ा सा फोकस करके रखना है। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है ना? चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। 3 रजिस्टर्स 2 3 6 R1 R2 एंड R3। तो इनको ऐसे कनेक्ट करिए कि या तो 4 ओम रेजिस्टेंस आए या 1 ओम रेजिस्टेंस आए। तो पहले तो 1 ओम वाला बता दूं आपको। अगर हम पैरेलल में उनको अरेंज करेंगे तो 1 RP और 1 R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम आ गया 6। 3 प्लस 2 प्लस 1 6/6। तो R पैरेलल और R इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम 1। काम खत्म। ठीक है बच्चे, अब दूसरा देखो, ये करके देखो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, 2 को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, R2 प्लस R3 को। तो 3 प्लस 6 कितना आया? 2 आ गया, 2 ओम। अब R प्लस R1 तो 2 प्लस 2 सीरीज में हो गया दोनों, 4 ओम। है ना आसान? ठीक है बच्चे मेरे, आसान था। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन। अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू वोल्ट लाइन। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो सबसे पहले तो 220 वोल्ट। ठीक है जी। 2 रेजिस्टेंसेज हैं तो R1 24, R2 24। ये कॉइल ए में है, ये कॉइल बी में है। सेपरेटली यूज किया, सीरीज में यूज किया, पैरेलल में यूज किया। तो R इक्विवेलेंट तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 48 ओम हो गया। ठीक है जी। तो करंट निकालना है अब इसमें से। तो करंट क्या हो जाएगा? I1 इजिकल टू, अच्छा इंडिविजुअली निकालना है पहले तो, सॉरी इंडिविजुअली निकालेंगे तो 24 ही रहेगा। इंडिविजुअली निकालेंगे तो 24 रहेगा। तो I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। तो 220 अपॉन 24। तो ये आपका 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में कर दिया तो 42। तो I2 क्या हो जाएगा सीरीज में? 48। तो 228 अपॉन 48, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो 4.5
5 एम्पियर, और पैरेलल में क्या हो जाएगा I3, तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 24 प्लस 1/24, 2/48, तो 24 आ गया, ये भी 12, सॉरी 2/24, 48 नहीं, 2/24, 12 आ गया। सो V/R 220/12, तो 18 आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, राइट, 12 पॉइंट 18 पॉइंट समथिंग। तो I1 I2 I3 तीनों निकाल दिए, ठीक। ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट हमने यूज कर लिए। ओके, एक क्वेश्चन और भी है, चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी सीधा R20 ओम, करंट 5 एम्पियर, H निकालना है, T दिया हुआ है। इससे ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, सीधा सा सिंपल फॉर्मूला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, R T, सो 25 इंटू 20 इंटू 30। चलिए बताइए कितना है आंसर आपका, ठीक है। जो भी आंसर आए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए बेटा। फिर भी आपको लगता है कोई इफ बट, कोई समस्या, कोई किंतु परंतु रह गई है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG के कमेंट सेक्शन में पूछ लो। सेशन की PDF आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो हिट लाइक बटन और इस घंटी को बजा देना है, नोटिफिकेशन वाली को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, गुड लक। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया।